हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? देखो, आपके जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, वो मेन मालिक होते हैं कंपनी के। आपको पता भी है कि उनका मेन मकसद क्या होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन बात यह है कि उनका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए, मतलब उनके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। तो मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि हम क्या करते हैं, कहाँ से पैसा उठाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, डेट से, मतलब डिबेंचर से पैसा उठाते हैं। शेयर से तो जितना उठाना था उठा लिया, मालिकों ने पैसा लगा लिया। अब कहाँ से पैसा उठाया जाता है? डिबेंचर से। अब डिबेंचर से या बैंक लोन से, तो दो जगह से मेन पैसा उठाया जाता है, या तीसरा लास्ट में देखा जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को। तो इन तीनों से पैसा उठाया जाता है। इसी को ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। मतलब बेस किसका होता है? इक्विटी का होता है। बेस इक्विटी का होता है, ट्रेड हम कर रहे होते हैं डेट्स में। तो इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है रेज करना फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, मतलब बोरोड कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर सो एज द इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। वही बात है जो मैंने अभी बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ से पैसा उठाते हैं डेट से और उसको बिजनेस में लगा देते हैं। बिजनेस में लगाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा, किसकी इनकम बढ़ेगी? मेन इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम। इन इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम बढ़ेगी तभी बेनिफिट होगा। उन्हीं को बेनिफिट करना है ना। मेन कंपनी का मोटिव यही है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। Although it is possible only when the rate of return of the company is greater than the rate of interest on borrowed capital। ये तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा? जब हमारा, मतलब मैंने देना तो 8% है और मेरी कमाई है 10%, मतलब मैं कमा ज़्यादा रहा हूँ, देना मेरे को कम है, तभी फ़ायदा है। तो मेन है इसका कि जब हमारा इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो और इंटरेस्ट पे से, मतलब जितना हमने देना है उससे हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो डिविडेंड जैसे इन्होंने क्या रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोड कैपिटल और रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इन पे कम पैसे देने हो तभी हमारा ज़्यादा बेनिफिट है। बस ये पैरा याद करना आपको, ठीक है। इसमें थोड़े थोड़े 2-3 पॉइंट और दे रखे हैं। आपको एक तो पता होना चाहिए, दो चीज़ें सीखनी है आपको। एक तो पता होना चाहिए अपना EBIT क्या है। EBIT मीन्स होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एक आपको देखना है EPS, अर्निंग पर शेयर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन में ना इनके मीनिंग भी आ सकते हैं लिखने के लिए। सबसे पहले आता है EBIT। EBIT मीन्स होता है ऐसी अर्निंग, मतलब प्रॉफिट, जिसमें से ना तो इंटरेस्ट घटाया गया हो अभी तक, ना क्या घटाया गया हो, टैक्स। नॉर्मल सी बात है, ना तो इंटरेस्ट घटाया हो इसमें से और ना अभी तक टैक्स घटाया हो। इसको क्या कहते हैं? EBIT। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? जो ये EBIT होता है, इसमें से पहले आपको घटाना होता है इंटरेस्ट। इसी EBIT में से क्या घटाना है? इंटरेस्ट जो आएगा। उसमें से क्या घटाना है आपको? टैक्स। जो लास्ट में बचेगा वो आपकी नेट अर्निंग बचेगी। मतलब अब इसमें से कुछ घटाना रहता नहीं है। ये मैंने पहले भी कई बार कराया हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उस रेशो वाले चैप्टर में था। ये नेट अर्निंग थी। नेट अर्निंग जो है, मान लो अपने 10 लाख की कमाई होगी, लास्ट में 10 लाख बचे और अपने शेयर होल्डर हैं 1 लाख। बताना अर्निंग पर शेयर कितना होगा? 10 रुपये डिवाइड, ये अर्निंग होगी अपनी, डिवाइड कर देंगे अपने शेयर से, कितना हो गया कि 10 रुपये की उनको कमाई हो रही है अर्निंग पर शेयर। तो ये चीज़ें आपको इनमें थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है। EBIT क्या होता है? EBIT इज़ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस फ्रॉम विच द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स रिमेन्स टू बी डिडक्टेड। इसमें से ना तो इंटरेस्ट घटाया गया है ना टैक्स घटाया गया है। इट इज़ द ऑल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है बिजनेस का। दिस इज़ एन इंडेक्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग
कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, इससे पता चलता है कि बिजनेस की कैपेसिटी क्या है। ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हैं ना, उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए आपको, बस इतना याद करना। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अभी बताया है। आफ्टर द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी में से क्या क्या घटाया, पहले इंटरेस्ट घटाया, फिर टैक्स घटाया। द बैलेंस इज लेफ्ट एज EAIT, इट इज़ द ऑल्सो नोन एज EAT। आप EAIT कह लो चाहे EAT कह लो, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, बिकॉज ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम EAT, मतलब एक एक करके डिविडेंड माइनस करते हैं, पहले प्रेफरेंस को देते हैं, वो तो पता ही है। प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, पहले मिलता है, फिर लास्ट में किन को मिलता है, इक्विटी वालों को मिलता है। EPS का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना, कभी कभी ना एक नंबर में आ जाता है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर EBIT EPS analysis. With the help of this analysis, it can be found out as to what will be the effect of various combination of long-term financial source on EPS at certain EBIT level. कह रहे हैं जो मतलब जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है EPS के ऊपर, मतलब अर्निंग पर शेयर के ऊपर, क्या वो ज़्यादा हैं क्या वो कम हैं, तो हमको उनको देख के EBIT EPS एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ जी, EBIT EPS एनालिसिस में देखो दोनों एक दो कंपनी का कंपैरिजन कर रखा है इन्होंने, एक कौन सी है X लिमिटेड और एक कौन सी है Y लिमिटेड। EBIT दे रखा है दोनों का, दोनों की अर्निंग देखो सेम है 80,000 80,000। पहले इन्होंने इंटरेस्ट घटाया, इंटरेस्ट घटाने के बाद मतलब एक बात सोचने वाली है कि इसने तो लोन ले रखा था, इसने लोन नहीं ले रखा था, इसने लोन ले रखा है, नहीं ले रखा तभी इंटरेस्ट नहीं देना इसको, तो इसने इंटरेस्ट दे रखा है। देखो इसका अर्निंग बिफोर टैक्स क्या बचा 80,000 और इसका 20,000। टैक्स कितना हुआ 30%, दोनों पे कट गया, टैक्स कटा इसका 24,000 पे, इसका कितना कटा 6,000। मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों का कितना आया, एक का आया 56,000 और एक का कितना आया 14,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो एक बात सोचने वाली है, इस कंपनी ने ना लोन से पैसा नहीं लिया, तो इस कंपनी ने इसका मतलब कहाँ से पैसा लिया है, शेयर से। देखो इसके शेयर कितने हैं 1 लाख और इसके शेयर कितने हैं 40,000, ज़्यादा शेयर हैं इसके। इन्होंने कहाँ से पैसा उठा रखा है, शेयर से, और इन्होंने कहाँ से पैसा उठा रखा है, डिवेंचर से। तो इस इनका अर्निंग पर शेयर देखना कितना आ रहा है 0.56, इनका कितना आ रहा है 0.35। तो ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा, वही है भी आपको कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा अपने आप की कंपनी से। इनका रेट ऑफ ROI निकाल रखा है इन्होंने 80,000 डिवाइड बाय 10 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका कितना है 10%। तो ये आपको कंपैरिजन करके दिखाना पड़ेगा कि कंपनी, ये एक एग्जांपल दे रखा है कि हमारा रेट ऑफ इनकम तो आपका रेट ऑफ रिटर्न तो ज़्यादा कम है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो आपको नॉर्मल सी बात है क्या करना चाहिए। देखो दोनों में कंपैरिजन करके देखो, इनका 8% है और किसका 10% है, चेक करना एक बार क्या करना चाहिए इनको, शेयर मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दो आंसर इसका। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब अगर हम क्या फ़ायदा है हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं या नहीं करते, तो इस सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमको अच्छी पैसा मिल जाता है, फिक्स रेट पे मिल जाता है, ये बात लिखी हुई है बस। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाइज दैट फैक्ट दैट इफ़ द कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट देन इट कैन इंक्रीज द अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कह रहे हैं अगर ज़्यादा पैसा कमा रही है ना कंपनी, तो वो अपने शेयर होल्डर की अर्निंग को बढ़ा सकती है, बस इतनी बात है। तो फ़ायदा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने का, नहीं तो फ़ायदा है ही नहीं। आपको कई बार एक ही बात बता चुका हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट पेड है वो कम होना चाहिए अर्निंग से, ठीक है ना, वही बात बार बार आ रही है आपके पास। लिमिटेशन क्या है इसकी, प्रोसेस फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवांटेजेस ओनली अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कह रहे हैं ये इसी सिचुएशन में अर्निंग का फ़ायदा है, नहीं तो फ़ायदा है ही नहीं। मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने का इन तीनों सिचुएशन में बेनिफिट है, नहीं तो नहीं है। पहला सिचुएशन क्या है, व्हेन द कंपनी हैज़ रेगुलर अर्निंग। कंपनी की अर्निंग क्या होती है, रेगुलर। अच्छी अर्निंग है
तो करो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नहीं तो रहने दो। व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी इज हायर देन द रेट ऑफ, वही बात दोबारा से लिख ली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको कम देना और अर्निंग आपकी ज़्यादा कंपैरिजन में। व्हेन द कंपनी हैज़ सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट एंड आफ्टर द सिक्योरिटी टू द लेंडर्स, अच्छी एसेट्स है कंपनी के पास, अगर पेमेंट करनी भी पड़े किसी को वो कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका सब कुछ। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आपने कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो पोजीशन सॉरी। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ना डिबेंचर भी आते हैं, इक्विटी भी आती है, तो आपको कहाँ से पैसा उठाना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैश फ्लो पोजीशन पर डिपेंड करता है। आपकी पोजीशन अच्छी है, मतलब कैश फ्लो आपके पास अच्छा रहता है, मतलब कैश का आना जाना अच्छा लगा रहता है, तो कौन, मतलब आपके जो फर्म है ना अच्छी लिक्विडिटी में है, लिक्विडिटी का मतलब समझते हो, कैश अच्छा है, तो कौन से कहाँ से पैसा उठाना चाहिए, डेट से, क्योंकि उनको तो फिक्स रेट से पैसा देना ही देना पड़ेगा हर साल। चाहे शेयर होल्डर को एक बार पैसा नहीं भी दोगे ना तो चल जाएगा, एक बार थोड़ा सा रीड भी करते रहो इसको। वाइल मेकिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन शुड बी केप्ट इन माइंड। आपको फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन को देखना पड़ेगा, इसी में से देख लो, दिख तो रहा है। डेट कैपिटल शुड बी यूज ओनली इफ़ द कैश फ्लो पोजीशन इज़ रियली गुड। डेट कैपिटल तभी आप उठा सकते हो मार्केट में से जब आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हो। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको डेट कैपिटल उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही बात इसमें लिखी हुई है। सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है कि आपकी अर्निंग इतनी है, अभी बात हुई थी, आपकी अर्निंग इतनी है कि आप अपने इंटरेस्ट को पे कर सको। अगर आपकी अर्निंग ही नहीं है सफिशेंट, आप इंटरेस्ट को पे ही नहीं कर पाओगे, तो आप डेट की उठाओगे कहाँ से। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो एन एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट द मैनी टाइम ऑफ EBIT इज़ अवेलेबल टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपकी अर्निंग जो है आप अवेलेबल है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए, उसके लिए ये रेशो ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको निकाल के देखनी पड़ेगी।